विज्ञान के बारे में कौन क्या बता रहा है? साइंस के बारे में बताओ। देखो, सबसे पहले तो ये वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है, ठीक ना? ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सा है? लैटिन वर्ड है। और वो वर्ड का नाम कौन सा है? साइंटिया। ठीक है। ये लैटिन वर्ड है साइंटिया, इससे ये वर्ड क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है ना? क्लियर? आई साइंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। टू नो, यानी कि जानना, किसी चीज के बारे में जानना। ठीक है। तो अब ये बात ये आती है कि किस चीज के बारे में जानने की बात हो रही है। ठीक है ना? जो विज्ञान है, साइंस है, वो लैटिन वर्ड कहाँ से लिया गया है? साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? जानना। ठीक है ना? अब ये जानना मतलब किस चीज के बारे में जानने के लिए बोल रहा है? जैसे जैसे हमारे सामने जो घटनाएं, जितने भी प्रकार की प्रकृति की घटनाएं घटित होती है ना, जैसे कि कोई भी चीज, जितने भी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जैसे दिन रात होना, ठीक है ना, पानी का बरसना, तारों का चमकना, जितना भी पढ़े हुए हो, जितनी भी घटनाएं हैं प्रकृति के संबंधित। तो अब जैसे जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो भविष्य के वैज्ञानिक बनते हैं, तो उनके दिमाग में थोड़ा बहुत जो है वो ये चलता है कि भाई जब देख लेते हैं कोई घटना घटित हुई है, तो वो उसको जानने की इच्छा उनके अंदर हो जाती है कि ये घटना किस वजह से हुई, क्या कारण है इस घटना के होने का। ठीक है ना? तो वो उसको क्या करने कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, मतलब उसका पूरा रीजन जानना चाहते हैं कि किस वजह से हुआ, या कौन कौन से कंडीशन की वजह से हुआ। ये सारी चीज़ों को वो क्या करना करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है। तो अब वो जब उसके बारे में जानना चाहते हैं, प्रकृति की जो घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, तो वो जानेंगे कैसे? मतलब वो उस घटनाओं के बारे में जानेंगे कैसे? क्या करते हैं उसको, मतलब उसका पूरा नॉलेज निकालने के लिए वो करते क्या है? कोई भी इनके सामने अगर नेचुरल इवेंट हो जाता है तो वो क्या करते हैं? देखो, जैसे अब उनके सामने जो घटना घटित हुई, तो पहले वो उस घटना से संबंधित क्या करेंगे, जितना भी प्रकार की डाटा उनको मिल सकता है, ठीक है ना, वो सारे डाटा वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। डाटा वगैरह, जो जैसे डाटा मतलब समझ रहे हो ना, जैसे उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी उनको क्या होती है, मिलती है, प्राप्त होती है उस घटना से संबंधित, तो वो सारे डाटा कलेक्ट करके और उसका क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो परिभाषा वगैरह लिखी जाती है, तो वो कुछ शब्दों को मिला के लिखी जाती है, तो वो शब्द आए कहाँ से और कैसे बनाया गया उसका डेफिनेशन। ठीक है ना? तो वो क्या होता है, सिस्टमेटिक वे होता है। ठीक है ना? मतलब कि ये क्या करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब बताओ। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना किसी चीज को। बताओ। ऑब्जर्व मतलब देखना, बस देख कर समझना। हाँ, सही तो जा रहे हो। और बताओ थोड़ा सा। ऑब्जर्वेशन का मतलब यही होता है, मतलब जो हम डाटा उनको इकट्ठा हुआ, जो जितने भी उनको डाटा मिले उससे संबंधित, उन्होंने वो सारी जानकारी क्या की, लिखी, ठीक ना, प्राप्त की। अब फिर उसका क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, प्रेक्षण, मतलब कि जितना डाटा उनके पास है, वो उस उतने से वो क्या करेंगे, बाकी की चीज़ों का क्या करेंगे, पता लगाएंगे। मतलब कि उससे जैसे कैलकुलेशन वगैरह, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह नहीं करते हो, लिखते हो प्रेक्षण वगैरह, लिखते हो ना, तो वो प्रेक्षण वगैरह में क्या करते हो, पूरा उस जो डाटा आपको दिया गया, आप उस डाटा से रिलेटेड क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो। तो उन्हें जिस रिजल्ट, जो रिजल्ट उनको चाहिए, वो उस रिजल्ट के हिसाब से उनके पास जितना डाटा अवेलेबल है, वो उसका पूरा जो भी कैलकुलेशन वगैरह उनको करना होता है, वो सारी कैलकुलेशन वो एक व्यवस्थित तरीके से उन सभी डाटाओं को लेके क्या है, करते हैं। ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया? ठीक है ना? यानी कि जो डाटा है उसका क्या करेंगे, वो अच्छे तरीके से क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, जितने भी प्रकार के कैलकुलेशन वो उससे रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद उनको उस कैलकुलेशन से, यानी ऑब्जर्वेशन से या प्रेक्षण से, जो भी उनको रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना, तो वो उस रिजल्ट को देख के फिर वो क्या करेंगे, अपना लॉजिक लगाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रकृति उनको सब चीज आके बता देती है कि हम इस वजह से हुए हैं, या हम हमारी घटना अब कल यहाँ पे इस टाइम पे फिर से होगी। ऐसा तो कुछ वो बताएगा नहीं। ये सारी चीजें जो अपने से पता करनी होती है, तो इतने से तो वो प्रेक्षण कर लिया, अब इससे ज्यादा उनके पास डाटा है नहीं, तो अब वो क्या करेंगे, जितना उनके पास डाटा और जितना उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उसको लेकर वो क्या करेंगे, अपना लॉजिक लगाएंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे, वो अपना लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक किस प्रकार का, कैसा लॉजिक, मतलब वो अब सोचेंगे कि अगर मैं इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, ऐसा समझो कि मान लो कि उनके पास डाटा जो है वो टेम्परेचर का प्रेजेंट है, ठीक है ना, अब जैसे उनको बताना है बारिश और इसके बारे में, जैसे मौसम विज्ञान लोग क्या करते हैं, बारिश और इसके बारे में बताते हैं, तो बताते हैं ना कि यहाँ का टेम्परेचर इतना है, तो यहाँ पे ये बारिश होने की संभावना है, यहाँ का इतना है, तो यहाँ आंधी तूफान आने की संभावना है। तो वो जो संभावना वाला वर्ड है, वो क्या है, वो लॉजिक ही अलग आता है।
और वो लॉजिक उनको कहाँ से आया, उनके पास जो पहले से डाटा अवेलेबल है, यानी टेम्परेचर के बेस पे कि ये टेम्परेचर यहाँ का इतना है तो यहाँ पे ये घटना घटित हो सकती है। अब ये घटना घटित हो सकती है, ये कैसे बता रहे हैं, क्योंकि पीछे उन्होंने ये डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ था, देख चुके हैं कि इतने से इतने टेम्परेचर में बारिश हो जाती है। अगर कहीं का टेम्परेचर इतना बन गया तो इतने के बीच में संभावना है कि बारिश हो जाए। तो वही सारी चीज़ें वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन करके वो क्या कर रहे हैं, अपना लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंस लॉजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोहेरेंस लॉजिक बोल सकते हो या आर्गूमेंट भी बोल सकते हो। आर्गूमेंट मतलब समझ रहे हैं ना, यही किसी चीज़ को बताना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सुसंगत तर्क, ठीक है ना। मतलब उसके उन्होंने जो प्रेक्षण किया उसके हिसाब से वो अब क्या करेंगे, अपना लॉजिक लगाएंगे। अब उस लॉजिक में वो क्या बताएंगे, यही कि भविष्य में मतलब आगे ये घटना हो सकती है कि नहीं, मतलब यही सारी चीज़ें उसी घटना से संबंधित आगे की वो क्या करेंगे, बात करेंगे, सोचेंगे, सारा कंडीशन वो अपना लॉजिक लगा के अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब लॉजिक लगा के खाली छोड़ थोड़ी देंगे कि लॉजिक लगा दिए और फिर छोड़ दिए। अब उन्होंने जो लॉजिक लगाया, मतलब जो जो कंडीशन अप्लाई करके उन्होंने लॉजिक बनाया, अब वो उस लॉजिक का प्रैक्टिकल भी करेंगे कि मतलब कि मेरा ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। अब प्रैक्टिकल का मतलब क्या हो गया, प्रयोग, मतलब कि जितना उनके पास डाटा अवेलेबल है, प्रेक्षण के बाद उन्होंने जो लॉजिक लगाया, अब उस लॉजिक के हिसाब से वो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि हमारा लॉजिक जो है वो सही है कि नहीं। अगर वो सही होगा तो वो वाला फिर डाटा उसको भी कलेक्ट कर लेंगे और फिर और आगे के वो सोचेंगे। और जो गलत होगा तो जिस कंडीशन को लेके उन्होंने उनका गलत हो गया वो कंडीशन क्या कर देंगे, वो हटा देंगे। तो इस तरीके से पूरा उनके पास ये सारी चीज़ें करने के बाद उनके पास जो नॉलेज इकट्ठा हो जाता है। अब जो ये इतनी सारी चीज़ें, ये तो पहले से घटना वाली होगी, फिर इधर अपने से लॉजिक लगाया, फिर ये प्रैक्टिकल वाला हो गया। तो इस तरीके से उनके पास उस घटना से संबंधित काफ़ी सारे नॉलेज हो जाते हैं। अब वो नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि आपको एक लाइन से सारी चीज़ें मिली हो, बाद वाली चीज़ें पहले भी पता चल सकती है और पहले वाली चीज़ें बाद में भी पता चल सकती है, आगे पीछे, मतलब व्यवस्थित नहीं है वो चीज़। अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं किताब में, जैसे पूरा किसी एक टॉपिक के बारे में लिख के आता है तो पूरा व्यवस्थित तरीके से आता है कि डेफिनेशन बताता है, फिर उसके बारे में बताता है, फिर उसकी पूरी स्टोरी बताता है। लेकिन जब उस घटना के बारे में खोज चल रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा पढ़ रहे हो वैसा ही पूरा मिला हुआ हो, आगे पीछे भी चीज़ें क्या होती हैं, मिलती हैं। तो अब ये जितना भी उनको ज्ञान वगैरह इससे इकट्ठा हो गया है तो वो भी इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, अरेंज करेंगे, मतलब कि पढ़ने लायक हो जाए, समझने लायक वो चीज़ क्या हो, बन जाए। तो वो उस चीज़ को ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि कौन सी चीज़ पहले पढ़ना है, कौन सी चीज़ बाद में, उसको उस हिसाब से वो क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज। अब जो अरेंज करने के बाद उसके पास अब वो डाटा इकट्ठा हो गया, नॉलेज वर्ड जो आ रहा है ना वो डाटा ही है, उनके पास ये जो पूरा डाटा इकट्ठा हो रहा है, तो वही उसी को वो लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। अब जब ये सारे नॉलेज जो इनको इकट्ठा हुआ इसको आप क्या कर दोगे, जब एक व्यवस्थित तरीके से उसको अरेंज कर दोगे, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्ट, वो तो जो पूरा नॉलेज आपके पास तैयार हुआ उसको सिस्टमैटिक नॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी सुव्यवस्थित ज्ञान। यानी ये जो पूरा इनको मिल गया उसको वो क्या कर देंगे, अच्छे से अरेंज कर लेंगे, यानी पढ़ने लायक बन जाए। अब वो जो उनके पास डाटा ज्ञान इकट्ठा हो गया तो वो जो उन्होंने अब अरेंज करके जो हमको दिया है, तो उसी सुव्यवस्थित ज्ञान को ही, यानी कि सिस्टमैटिक नॉलेज को ही क्या बोलते हैं, साइंस यानी विज्ञान। यहाँ पे इस शब्द का मतलब ये है, ये भी और ज्ञान जो लिखा है ना, विज्ञान, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भी और ज्ञान। तो ज्ञान का तो मतलब समझ गए हो कि क्या है, नॉलेज। ज्ञान का मतलब नॉलेज। और ये जो वी वर्ड है तो इसी को बोलते हैं सुव्यवस्थित या अरेंज, व्यवस्थित तरीका का। तो जो ये समझ में आया कि किस तरीके का व्यवस्थित नॉलेज की बात कर रहा है वो, ठीक है, समझ गए। तो वी का मतलब क्या हो गया, व्यवस्थित बोल दो, इसी को इंग्लिश में क्या बोल सकते हो आप, सिस्टमैटिक तरीके से। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये है विज्ञान, ठीक है, दोनों कन्फ्यूजन, ठीक है। तो अब बताओ जरा इसका डेफिनेशन बनाओ अब जरा, विज्ञान का। सिस्टमैटिक नॉलेज के विज्ञान, बस ऐसे सिस्टमैटिक नॉलेज मिला कैसे, ये तीन वर्ड जो मैंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक बंद है तो मैं भी बोल रही हूँ। चलो बताओ, साइंस का डेफिनेशन बताओ क्या बनेगा, ऑब्जर्वेशन। ये बताओ, ये जो नॉलेज आपको प्राप्त हुआ है ये किस चीज का नॉलेज प्राप्त हुआ है, या आपको ऑब्जर्वेशन और लॉजिक, किस चीज का नॉलेज ये प्राप्त हुआ, हाँ, प्रकृति या प्रकृति की घटनाओं का, कहाँ है, हाँ ये, ठीक है ना। ये इसका नॉलेज हमको प्राप्त हुआ, ये मिला कैसे है, ये सारे नॉलेज, है ना, और प्रैक्टिकल। यानी कि ये बोलेंगे, जब साइंस का जो डेफिनेशन बोला जाता है तो क्या बोलते हैं कि जो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, नेचर जो हमारा है और उसके जो इवेंट्स होते हैं,
ठीक है ना। उनका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्या बोला मैंने, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन यानी सुव्यवस्थित प्रेक्षण, कोहेरेंस लॉजिक या आर्गुमेंट यानी सुसंगत तर्क, और प्रैक्टिकल यानी प्रयोग द्वारा जो हमको जानकारी प्राप्त होती है उसके सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या बोलते हैं, यानी सिस्टमैटिक नॉलेज को ही क्या बोलते हैं, विज्ञान, साइंस। है समझ में? अगर नेम क्या है बताओ, साइंस का जो नॉलेज आप सिस्टमैटिक तरीके से प्राप्त किए हो, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है प्राकृतिक घटनाओं में जिससे हमें नुकसान होता है या फिर जो चीज हमें कंट्रोल करनी चाहिए, जो भी चीजें या फिर हमें हाँ भाई तुम बताओ क्या लक्ष्य अपना नहीं साइंस का। पहले तो वो जितना ज्ञान को मिलता है उनका उसमें पेट नहीं भरता, इसलिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ मतलब उसको और ज्यादा क्या करना चाहते हैं, जानने की गहराई, याद कर लिए, गहराई गहराई गहराई, और व्यवस्थित डिटेल डिटेल से जान लेते यानी कि विस्तार पूर्वक। चलो ठीक है। सबसे पहला तो वो क्या करते हैं कि मतलब उनको जितना भी डाटा मिलता जाता है तो वो उसको और क्या करते हैं, गहराई और उसको पूरा विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। चलो अब उनसे जो इनको प्राप्त हो गया, जो डाटा नॉलेज वगैरह जो प्राप्त हो गया, तो इसका वो अब क्या करेंगे, हैं। लोगों का हमारा हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा कल्याण करते हैं, समाज की भलाई में क्या करते हैं इसको, योगदान देते हैं। ये दिलों से योगदान यानी कि वेलफेयर, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो उनको ज्ञान वगैरह जो उन्होंने प्राप्त किया है तो वो क्या करेंगे कि समाज के कल्याण में लगाएंगे। कैसे समाज का कल्याण करेंगे बताओ थोड़ा सा। जैसे कुछ चीजों का रीजन बताते हैं जो घटनाएं क्यों हो रही हैं, और कुछ चीज ऐसी जैसे भूकंप है तो कंट्रोल करने के लिए चाहे वो सब घटना का कारण ना बताएंगे, जो जानेंगे तो उसका ना बताएंगे, पूछेगा बताएंगे। कारण तो बताएंगे, कारण बताएंगे और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको कैसे सुधार सकते हैं, या उस घटना का जितना हानि होने वाला है तो उसको मतलब किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। कौन सी घटनाओं को कंट्रोल करेंगे? जैसे प्राकृतिक घटनाएं, सब प्राकृतिक घटनाएं ही है, यह कोई बिना प्रकृति की नहीं है। हाँ, पब्लिक को एक मतलब वो वे घटनाएं जो जिस घटनाओं से समाज में या लोगों को क्या होता है, मतलब काफी नुकसान होता है, ठीक है, तो वो उन घटनाओं को क्या करते हैं, कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, या उससे होने वाली जो नुकसान होते हैं उसको कम करने का उपाय भी क्या करते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि समाज की भलाई के लिए वो क्या करते हैं, उस पूरा जो डाटा यानी नॉलेज है उसका क्या करते हैं, लगा देते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना। और कुछ भलाई के अलावा कंट्रोल, क्या करने के लिए, कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल करने के लिए, तो वो तो वही है ना, भलाई में लगा। ठीक है चलो, मतलब कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, कौन सी वाली, जो खतरनाक वाली हैं, उनको क्या करता है, नियंत्रण करने का भी काम करते हैं। ठीक है ना, रोकने वोकने का, अन्ना हो जाए तो कम से कम नुकसान कम से कम हो, ऐसी चीज़ों तक तो पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और डेवलपमेंट भी बोल सकते हो कि जो है ना, वो अपने समाज को डेवलप करने के लिए, यानी कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास, विकास करने के लिए। ठीक है, ठीक है। चलो हमारे पास मान लो डाटा वगैरह क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है ना। तो अब ये डाटा जो इनको मिल रहा है ना, प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, अब बहुत सारे क्षेत्र की घटनाएं हैं। तो साइंस में क्या हो गया कि मतलब नॉलेज इतना ज़्यादा हो गया, इतना विस्तार हो गया कि उसको जो है वो ब्रांच में डिवाइड करना जरूरी पड़ेगा। मतलब अब ऐसा नहीं है कि अब जैसे अभी पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये सब जो पढ़ते हो, तो ये सब साइंस के ही क्या हैं, ब्रांच हैं। अब यही चीज़ अगर तुमको इकट्ठा पढ़ा दिया जाता तो क्या होगा, अब समझ रहे हो ना, खिचड़ी हो जाती पूरी। मतलब कि अगर मान लो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ और अचानक से मूड बन गया साइंस पढ़ाने का, तो मैथ के बीच में साइंस को उछेल दिया, फिर साइंस के बाद फिर मान लो बायो पढ़ गया तो बायो पढ़ावे लगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर ज्ञान जो नॉलेज है वो अगर सब एक जगह पे सब क्या हो जाए, एक ही साथ अगर आपको दे दिए जाए तो आप उसका सही तरीके से समझ नहीं पाओगे। ठीक है। तो जैसे क्षेत्र बहुत सारे हैं, तो अलग अलग क्षेत्र का नॉलेज क्या करना था, उनको अलग अलग जगह पे क्या करना था, व्यवस्थित करना था, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। कि मतलब कि साइंस जो होता है उसको अलग अलग क्षेत्र के नॉलेज को उसको उस क्षेत्र में ले जाकर रखना, व्यवस्थित करना, तो वो क्या कहलाता है, ब्रांच करता है, या क्लासीफाई भी बोल सकते हो कि उसको क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। तो यानी कि ब्रांच वगैरह क्यों बनाना पड़ जाता है, जब उसकी डिटेल बहुत ज्यादा है तो नहीं समझ सकता। हाँ ठीक है ना। तो वो अपने लिए सरल बनाने के लिए, उसको क्या करने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, उसके ब्रांच बना दिए जाते हैं। तो साइंस का अगर पूछा जाए ब्रांच, तो बताओ कि भाई साइंस में कितने प्रकार के ब्रांच हैं। साइंस में जैसे बायोलॉजी में पहले ये वाला नहीं आता है,
पहले इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होता है फिजिकल। कौन सा होता है? फिजिकल। फिजिकल का मतलब हो गया भौतिकी, है ना? ठीक है। और दूसरा बायोलॉजिकल। ठीक है ना? बायोलॉजिकल मतलब जीव विज्ञान वाले जो आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है ना? यानी कि इसको मेन दो ब्रांच में बांटा गया था, क्या था? फिजिकल और बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में कौन कौन से आते हैं? तो ये जो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब जो पढ़ते हैं ना, ये सब इसी में आते हैं। केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, ये जो आप इसके अलावा ये जो एस्ट्रोलॉजी वाला जो सिस्टम होता है, खगोल शास्त्र वाला जो होता है, ठीक है ना, तो ये भी हो गया। भू विज्ञान मतलब कि ये जो जियोलॉजी बोलते हैं ना, है ना, तो भू विज्ञान वगैरह हो गया, जियोलॉजी हो गया, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ये सब किस में आते हैं? इतना ही बस नहीं है, और भी है, ठीक है ना। अब जीव विज्ञान वाले की अगर बात करें तो यानी इसमें जीवित चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में आएंगे? बायोलॉजिकल में। अब जीवित चीज़ें किसी से भी, जैसे इंसान का हो गया तो इंसान का अलग सिस्टम चलता है, पेड़ पौधों का अलग चलता है, कीड़ों मकोड़ों का अलग चलता है, सूक्ष्म जीवों का अलग चलता है। मतलब उसके अंदर भी, बायो के भी अंदर काफ़ी सारे ब्रांच बनाए दिए जाते हैं। तो मतलब सीधा सीधा सा कहने का मतलब है कि जीवित चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो किस में आता है? बायोलॉजिकल में। क्लियर हो गया? इसमें जो घटनाएं घटित होती हैं वो जीवित वाली नहीं है, है ना। दिन रात का होना, तो इसमें कौन जिंदा ना हो है, उसकी वजह से है। मतलब घटना में ऐसा कोई नहीं है कि घटना में जीवन की बात हो रही है, ठीक है ना। और इस वाले में क्या होता है, जिसमें जीवन यानी जीव जो है, सांस प्राण वगैरह है, तो उससे रिलेटेड जो होती है वो बायोलॉजी में आ जाती है ना। तो बायोलॉजी का जैसे मतलब बॉटनी, बॉटनी का मतलब क्या होता है? यही जीव विज्ञान वगैरह, है ना। और जूलॉजी होगी, बॉटनी का मैं शायद इसमें पेड़ पौधों वाला आता है ना, पेड़ पौधों का आता है, पूरा प्लांट का पूरा आता है। और जूलॉजी में यही एनिमल्स वगैरह। एनिमल्स में हम लोग भी आते, पता है, हम लोग भी जानवर ही हैं, वो भी दिखते हैं इंसान की तरह, बाकी है तो कभी अगर तुमको किसी चीज में गुस्सा दिला दिया जाए तो तुम्हारे अंदर का जानवर असली वाला क्या है, निकल आएगा। ठीक है ना। तो ये है इसका ब्रांच। तब समझते हैं फिजिक्स के बारे में कि भैया ये क्या है। तो कौन बताएगा? बोलो। जो फिजिक्स होता है इसमें ग्रीक वर्ड से हुई है उत्पत्ति। हाँ ठीक ठीक। और जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो मतलब हमारे नेचर के आसपास की जो भी चीजें होती हैं वही मतलब भौतिक जो नेचर होता है वही सब फिजिक्स कहलाता है। नेचर को, Yes, मतलब नेचर से मिलकर भौतिक हाँ। भौतिकी, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो वर्ड है ये कहाँ से उठाया गया है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है भैया, ये ध्यान रखें कि कौन सा वाला कहाँ से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो फिजिक्स वर्ड है ये कहाँ से लिया गया? ग्रीक वर्ड। और ग्रीक का वर्ड कौन सा है? फ्यूसिस। क्या है? फ्यूसिस। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये फ्यूसिस। फ्यूसिस से क्या बनाया गया है? फिजिक्स। अब इस फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, ठीक है ना, हमारी प्रकृति नहीं, ये जो वातावरण है ना ये वाली, ठीक है ना, उसकी प्रकृति, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि फिजिक्स यानी भौतिकी जो होती है वो साइंस की वह शाखा यानी ब्रांच है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का पूरा क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मतलब उससे संबंधित जो भी आप सिस्टमैटिक नॉलेज वगैरह निकालोगे वो किस में आएगा? फिजिक्स में आएगा। आया समझ में? क्लियर हो गया? यानी कि नेचर वगैरह जो होती हैं इनके जो इवेंट्स हैं, या ये बोल सकते हो नेचर और नेचुरल इवेंट्स जो होते हैं, नेचुरल इवेंट मतलब प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक घटनाओं का जो सिस्टमैटिक नॉलेज हमको क्या होता है, मिलता है, या जो भी आप रखते हो व्यवस्थित ज्ञान, उसी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? कोनो डाउट? अच्छा ये बताओ, क्या प्रकृति के अलावा कुछ है यहाँ पे? प्रकृति के अलावा कुछ है यहाँ पे क्या? तुम प्रकृति में बनाओ क्या है? घटनाएं सर। अरे तो प्रकृति की घटना ना है। और क्या कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है, प्रकृति के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा ये सारी चीजें प्रकृति से ही आती हैं, सारी वो जाके प्रकृति में ही क्या हो जाती हैं? मिल जाती है, समा जाती है, आगोश में जो भी बोलो कि चली जाती है, ठीक है ना। यानी कि सीधा सीधा सा मतलब है कि जो साइंस बना है, विज्ञान, वो कहाँ जाए? प्रकृति से ही आया है। बिना प्रकृति के साइंस, तुम साइंस में क्या करते हो? प्रकृति की घटनाएं तो पूरी सब चीज़ों को शामिल करते हो, उसी में जो घटनाएं हो रही हैं उसी के बारे में तो बताते हो, यानी उसका आधार ही कौन है? नेचर, प्रकृति, साइंस का। तो एक क्वेश्चन बनता है कि बेसिक साइंस किसको बोलते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिक साइंस किसको कहते हैं? बेसिक साइंस फिजिक्स को कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं? क्लियर हुआ? बेसिक साइंस होता है, बेसिक साइंस जो होता है मूलभूत विज्ञान,
हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलभूत, मूल भी है और भूत भी है, ऐसे ना समझना। बेस, मूलभूत का मतलब होता है बेस। अरे ठीक है, तो बेसिक साइंस किसको कहते हैं, फिजिक्स को कहते हैं, ठीक है ना। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती है वो कहाँ से होती हैं, फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब नेचर है ना, यानी कि प्रकृति, सब यहीं से आती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इससे संबंधित जो हमारा विज्ञान है सबसे पहले मतलब यही है, इसके बाद फिर बाकी चीज़ें क्या है आती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो फिजिक्स होता है यानी भौतिकी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिक साइंस कहते हैं, ठीक है। भाषा दी जाती है, जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो भौतिकी, तो एक तो परिभाषा ये आप बना लिए कि जैसे जो फ्यूसिस वर्ड से लिया गया, तो फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, है ना, यानी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित जितना भी नॉलेज हमको प्राप्त होता है, सिस्टमैटिक नॉलेज, उसी को क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। एक ये होगी, इसकी एक परिभाषा और दी जाती है। अब वो ये है, ये बताओ कि हमारा जो नेचर है यानी जो प्रकृति है वो बना कैसे है, मतलब किन किन चीज़ों से बना है क्या नेचर में, हवा हवा है क्या ये सब, या ये बोल सकते हो नेचर में फील नहीं आ रहा हो तो यूनिवर्स भी मैं बोल देता हूँ, हो गया। ये बताओ ब्रह्मांड किन चीज़ों से मिलकर बना है, आप बता लोगे। ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा और अंडा पदार्थ, मैटर और एनर्जी, ऊर्जा, केवल यही दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिसको आप मैटर बोलते हैं, मैटर और एनर्जी यानी कि द्रव्य और ऊर्जा, इन दो चीज़ों से क्या है हमारा पूरा प्रकृति यानी ब्रह्मांड जो है वो बना हुआ है। और जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो इन्हीं लोगों के बीच में होता है, यानी कि जो मैटर है और जो एनर्जी है, ठीक है। तो फिजिक्स में ये भी बोल देते हैं कि मतलब कि जो मैटर हो गया यानी पदार्थ या द्रव्य हो गया और एनर्जी हो गई, ठीक है ना, और इनकी अंतर क्रियाएं, इंटरक्शन, अंतर क्रियाएं मतलब इससे संबंधित जो घटनाएं घटित होती हैं, इनके आपस में कुछ ना कुछ तो इंटरक्शन वगैरह यानी कुछ ना उथल पुथल होता होगा, तभी ना कौन न घटनाएं जो होती है वो क्या होती हैं, घटित होती हैं। यानी कि ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स जो होती है वो साइंस की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य, ऊर्जा यानी मैटर, एनर्जी और इनके बीच की अंतर क्रियाओं यानी इंटरक्शन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब वही चीज है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना, तो प्रकृति किन चीजों से मिलकर बनती है, एनर्जी, तो पदार्थ, ऊर्जा और इससे संबंधित जो इंटरक्शन यानी जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो यही बोलते हैं कि जो परिभाषा जो बनाते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैटर, एनर्जी और इनके बीच का जो इंटरक्शन होता है, द्रव्य, ऊर्जा, ठीक है ना, और इनके बीच का जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, या इसका जो सिस्टमैटिक नॉलेज होता है वो क्या कहलाता है, फिजिक्स। आया समझ में, क्लियर हो गया, दूसरी परिभाषा क्लियर होगी, ठीक है। एंड इंटरक्शन भी बोल सकते हैं, अंतर क्रियाएं, ठीक है, क्लियर। तो फिजिक्स के ब्रांच की बात करते हैं कि जो फिजिक्स का ब्रांच है यानी शाखा जो है तो वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो बताओ भाई, भौतिकी की, अब ये तो क्लियर हो गया ना कि मतलब किसी भी अगर अपन सब्जेक्ट वगैरह जो भी कोई भी एक चीज रहता है तो उसका ब्रांच क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि उस क्षेत्र में नॉलेज हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर उसको ब्रांच में लाना मतलब कि उसको थोड़ा सा अलग करना या क्लासीफाई करना बहुत जरूरी होता है किस चीज़ के लिए, ताकि हमको वो चीज़ जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या हो जाए, हमारे लिए सरल हो जाए। नहीं सब मिक्स पढ़ोगे तो सब बराबर हो जाएगा, जिधर से आए तो उधर ही निकल भी जाओगे, अब बीच में क्या तुम ज्ञान प्राप्त किए उसके कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे सरल बनाने के लिए तो फिजिक्स का एक्चुअली में ब्रांच जो है वो दो है सन के हिसाब से, 1900 ईस्वी के पहले, 1900 के पहले की जो फिजिक्स है ये सन है, 1900 के पहले आ जाओ, 1900 मतलब समझ रहे हैं ना, एडिशा में 2022 चल रहा है, हाँ ये 23 सॉरी 2023 चल रहा है, ठीक है ना। तो 1900 सन जो है 1900 ईस्वी के पहले का जो फिजिक्स है, ठीक है ना, और एक डिवाइड किया गया है काय का इसके बाद में। तो 1900 के पहले की जो फिजिक्स है वो कौन सी कहलाती है, चिर सम्मत भौतिकी कहलाती है, यानी क्लासिकल फिजिक्स, कहने का मतलब पुरानी, पुराना फिजिक्स, क्लासिकल मतलब समझे ना, चिर सम्मत मतलब हो गया क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब ये हो गया कि बहुत पुरानी, तो वो इसके थोड़ा सा सन के हिसाब से उसको क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए कि 1900 पहले के जितनी भी फिजिक्स के क्षेत्र में जो भी वगैरह सिस्टमैटिक नॉलेज वगैरह प्राप्त हुआ है, जो विज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। अब 1900 के बाद का जो जितना भी फिजिक्स के क्षेत्र में जो भी ज्ञान वगैरह प्राप्त हुआ है तो उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, यानी कि आधुनिक फिजिक्स, हाँ एटम्स वगैरह वो सब किसमें आते हैं, मॉडर्न में आते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, क्लियर हो गया। तो बताओ भाई क्लासिकल फिजिक्स किसको कहते हैं, हम मॉडर्न फिजिक्स किसको कहते हैं, ये चिर सम्मत हो गया और ये आधुनिक, सन के हिसाब से तो समझ में आए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो और बताओ भाई दूसरा पॉइंट, जो चिर सम्मत भौतिकी यानी जो क्लासिकल फिजिक्स है
तो इसमें क्या है, जो पहले जो था मतलब कि पहले की जो भौतिकी है, ऐसा समझो जब शुरुआत हुआ होगा फिजिक्स वगैरह से रिलेटेड, तो वो तो वही चीज़ें के बारे में बताए होंगे ना जो हमको सामने जो दिख रही हैं, जो चीज़ें, जो घटनाएं, मतलब एकदम अंदर वाली चीज़ें तो एकदम है नहीं कि बहुत एकदम डीपली वाली चीज़ें हैं। मतलब उनको सामने जो दिख रहा है, जिसके बारे में हम स्पष्ट रूप से जिसको हम देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पहले जो सामने चीज़ें चलती थी उनकी जो स्पीड के बेस पे, तो धीमी गति से जो होती हैं, धीमी गति वाली जो वस्तुएं रहती हैं, ठीक है ना, उनको किस में शामिल किया गया है? क्लासिकल फिजिक्स में। मतलब आज की डेट में देखा जाए तो आज की डेट में जैसे अब जैसे ये बात करो एरोप्लेन वगैरह हो गया, ठीक है ना, और जैसे मिसाइल वगैरह हो गया, तो ये मिसाइल वगैरह की स्पीड पता है कितनी खतरनाक होती है। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं, और जैसे ये जो परमाणु बम वगैरह जो बनते हैं, एटॉमिक बम वगैरह हो गए, तो ये सब क्या हो गए, ये सब मॉडर्न के हैं, ये एडवांस है काफ़ी ज़्यादा, पहले से ये सारी चीज़ें तो बनी नहीं है, ठीक है। तो जो 1900 पहले की फिजिक्स है, तो उसमें नॉर्मल चीज़ें समझ लो कि सामान्य रूप से जो घटनाएं घटित हो रही होती है उसके बारे में बताया जाता है, जो आपके सामने हो रही होती है। अब मॉडर्न में उन चीज़ों को भी शामिल किया गया जिसको आप देख नहीं सकते, उनकी भी घटनाएं इसमें शामिल हैं। समझ गए कि किस लेवल का ये आगे जा रहा है। तो इसमें ये बोलते हैं कि जो धीमी गति से वस्तुएं गतिमान रहती हैं, जिनकी स्पीड क्या होती है, काफ़ी कम रहती है। काफ़ी कम का मतलब ये नहीं है कि एकदम से 10-20 की स्पीड से, ठीक है ना। धीमी गति का मतलब ये है कि मतलब जैसे लाइट की स्पीड है ना, प्रकाश की चाल, उससे क्या रहेगी, कम। वो तो मान लो बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा अभी तक गए भी नहीं है, पर उससे काफ़ी कम रहेगी, ठीक है। और जिनकी स्पीड या जो भी चीज ऐसी वस्तुएं जिनका स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के पास तक पहुंच जाता है, वो वाले का अध्ययन कहाँ चला जाएगा? क्योंकि लाइट की स्पीड तो तुमको दिखेगी नहीं, सीधा सीधा समझो जो तुम्हारे सामने जो घटना दिख रही है उसका अध्ययन किसमें है? क्लासिकल में। तो कौन सी घटना, लाइट की स्पीड वाली घटना तुमको थोड़ी दिखाई देगी, ठीक है ना। वो तो वही दिखाई देगी जो तुम्हारे सामने, जैसे ये गाड़ी वगैरह चल रही है, ये पंखा उंखा घूम रहा है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें ये बोलता है कि धीमी गति से गतिमान वस्तुओं से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वो सब किसमें आती हैं? क्लासिकल में आती हैं। और इसमें वस्तुएं भी कैसी रहेंगी? मैक्रोस्कोपिक होंगी। दो होते हैं, एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ी चीजें जो आपको दिख रही है, अब माइक्रो मतलब छोटे, जो हमको खुली आंख से मतलब ऐसे देखोगे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के तो वो नहीं दिखाई देगा, समझ गए। तो इसमें मैक्रोस्कोपिक जो वस्तुएं होती हैं उनका अध्ययन होता है। मैक्रोस्कोपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थूल। स्थूल का मतलब होता है बड़ी चीजें, सीधा सीधा सा मतलब जो हमको खुली आंखों से क्या हो जाए, दिख जाए, तो वो सब इसमें आती है। मतलब पुरानी है तो समझिए शुरुआत वाली चीजें हैं ये, ठीक है ना। अब उधर की अगर बात करें, आधुनिक की अगर बात करें, तो 1900 के बाद का जो होता है वो क्या कहलाता है? मॉडर्न फिजिक्स होता है। अब इसमें जैसे धीमी गति का बोला तो उसमें तेज गति वाली लगभग लाइट की स्पीड के पास पहुंच जाती है। जैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो इलेक्ट्रॉन वगैरह, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह जो होते हैं वो सब कहाँ आते हैं? ये सब मॉडर्न फिजिक्स के हैं। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं हो गया था, समझ गए। तो यानी कि जो थोड़ा काफ़ी तेज गति से जो वस्तुएं गतिमान रहती हैं, हाई स्पीड वाली जो रहती हैं, तो उनको किस में रखा गया है? वो मॉडर्न में आते हैं। और जैसे ये मैक्रो लेवल का होता है, मैक्रोस्कोपिक वस्तुएं जो होती हैं उसका इसमें स्टडी चलता है, वहाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल का भी चल जाता है। माइक्रो से भी छोटे वाले यानी नैनो लेवल के भी चलते हैं। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 मीटर, और नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर, मतलब उससे भी छोटे। तो एडवांस में तो अब तक इतना एडवांस हो गया कि लगता है जो है नहीं वो भी बता देंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल का चलता है, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म दर्शी नहीं है, टेलीस्कोप व माइक्रोस्कोप ना बना रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब हो गया सूक्ष्म चीजें जो होती हैं जिनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते बिना इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो उन चीज़ों का भी जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो एडवांस वाले में आता है, मॉडर्न वाले फिजिक्स में आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो समझ में आया कि चिर सम्मत और यानी क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स किसको बोलते हैं, किस बेस पे इसको क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को अलग किया गया है, ठीक है। तो पहला तो बेस यही है, स्पीड और टाइम, ठीक है ना। ये है। अब ये 1900 पहले तक का ये जो था तो वो इस लेवल में आते थे। 1900 बाद का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वगैरह और इंस्ट्रूमेंट वगैरह बढ़ने लग गए, एडवांस थोड़ा ज़्यादा तेज से आने लग गया, तो वो सब फिर आगे पहुंचने लग गए, तो वो यहाँ पहुँच गए एडवांस में, ठीक है ना। क्लियर? क्लासिकल फिजिक्स होते हैं, इसमें कौन कौन सी ब्रांच हैं? तो पहला तो कौन सा है? मैकेनिक्स। कौन सा है? मैकेनिक्स, यांत्रिक, ठीक है ना। ठीक है। यांत्रिकी जो होता है वो क्या होता है? मैकेनिक, ये सबसे पुरानी शाखा, अच्छे से ध्यान रखना। शुरुआत फिजिक्स के ब्रांच का जो मतलब फिजिक्स से संबंधित जो घटनाएं वगैरह का अध्ययन का जो शुरुआत हुआ है उसकी सबसे पहली जो शाखा है वो कौन सी है? मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, ठीक है ना। तो इसको सबसे पुरानी शाखा भी बोलते हैं, ओल्डेस्ट ब्रांच, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके अंतर्गत और कौन कौन सी आती है जो, या अच्छा पहले तो ये समझ, मैकेनिक्स जो होता है उसके इसमें कौन कौन सी चीज़ों का स्टडी होता है। तो जैसे आप न्यूटन के नियम वगैरह पढ़ते हो ना, गति से संबंधित, है ना, मोशन के नियम वगैरह, जो इक्वेशन वगैरह पढ़ते हो, गति के समीकरण,
ठीक है ना, न्यूटन के नियम हो गए, ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स हो गया, घर्षण वगैरह हो गया, विस्कोसिटी हो गया, श्यानता मतलब द्रव के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस वगैरह होते हैं, ये सब किस में आते हैं, मैकेनिक्स में आते हैं। ये जो हम लोग गाड़ी वाहन वगैरह ये जो चलते हुए देख रहे थे, ये सब भी किस में आते हैं, इसी में आते हैं, मैकेनिक्स में ही आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी कौन सी शाखा है पुरानी, एक तो मैकेनिक्स, सबसे पुरानी शाखा कौन सी हो गई, मैकेनिक्स हो गई, ठीक है ना, फिजिक्स की सबसे पुरानी शाखा। दूसरी है क्या, जैसे हीट होता है ना, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बेस से जो अध्ययन करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी भाई सामने तो गर्म वाली भी, जैसे किसी में आग उग लगाते हैं या बर्तन वर्तन को में आग लगाते हैं तो गर्म हो जाता है, तो ये सब भी अपने सामने ही तो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है ना, ये मैक्रो लेवल की घटना है, माइक्रो लेवल की नहीं है, ठीक है ना। तो इसको भी इसमें तो इससे हीट उट से रिलेटेड जो होता है तो इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनेमिक्स का होता है, क्या होता है, थर्मोडाइनेमिक्स जो होता है, ठीक है ना। तो वो इसमें रखते हैं ऊष्मागतिकी, मतलब हीट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड जो होती है उस वो भी किस में आता है, क्लासिकल फिजिक्स में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगे वगैरह जो होती हैं, ठीक है ना, वेव वगैरह जो हो गई, तो ये भी मतलब पुराना थोड़ा सा, जैसे अब ये कैसे मतलब पुराना, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी का तो काफ़ी एडवांस हो गया। पुराना अच्छा देखिए तो शुरुआत में जो फ़ोन वोन जो यूज करते थे, तो पहले कैसे तार वाली फ़ोन जो बनी थी, तो पहले तो वो देखे होगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी देखे होगे कि नारियल का 2 टुकड़ा लेके एक साइड रस्सी में दोनों को बांधते, एक को बोले और दूसरा कान में लगा देते, तो सुनाई देता था। फ़ोन का आविष्कार उधर ही से हुआ। हाँ, नहीं अरे नहीं वो होगा तो ट्राई करना घर में जाके, नारियल वर्क नहीं, कोई भी खोखली चीज़ ले लेना और रस्सी बांध लेना, जो बोलो तो तुम्हारा बोलने का जो वेव है, क्योंकि देखो ध्वनि है, और ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की, तो वो क्या यूज कर रहा है, वो जो तार आप बांधे हुए उसकी मदद से जाएगा दूसरे वाले के पास। तो वहाँ भी थोड़ा वेव का रोल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जो लाइट होती है ना, लाइट द्वारा प्रकाश, तो इससे भी संबंधित है, ठीक है ना। तो यानी कि जो चिर सम्मत है, ये सब दिखने वाली चीज़ें हैं। अब प्रकाश जो संबंधित हो रही, जैसे जैसे अपना मिरर में अपना फेस बन रहा है, ये प्रकाश से संबंधित, ये तो दिख रही है ना ये सारी चीज़ें, ये सब किस में आ रही हैं, सब क्लासिकल में जाएंगी, दिखने वाली चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, ये सब ब्रांच के नाम हैं। विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबक, ठीक है ना। और कौन कौन से हैं, प्रकाश से संबंधित, जैसे लाइट से संबंधित, उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, है ना, ऑप्टिक यानी प्रकाशिकी, तो वो किस में आएगा, इसी में आ जाएगा, क्लासिकल में ही आ जाता है, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, ठीक है ना। तो ये सब किस में आते हैं, क्लासिकल में। मॉडर्न का एग्जांपल बताओ जरा, मॉडर्न जैसे कि छोटे लेवल का, माइक्रो लेवल का, माइक्रो लेवल में कौन कौन सी चीज़, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाँ, फंडामेंटल पार्टिकल्स हो जाए, है ना, एटम्स हो गया, एटम की कम्युनिटी अलग चलता है, एटॉमिक फिजिक्स अलग है, ठीक है ना। जैसे एटॉमिक फिजिक्स हो गया, तो एटॉमिक फिजिक्स में क्या होता है, एटम्स के बारे में पूरा चलेगा, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस के बारे में चलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह जो बनता है ना, अर्धचालक वगैरह, मोबाइल वोबाइल में देखते हो कि जो पीसीबी होता है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सब में रहता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले मोबाइल हो गए, और जो अभी एलईडी की जो लाइट आती है तो उसमें देखते हो ना बोर्ड जो बना रहता है, हाँ, अब उसमें काफ़ी छोटे छोटे जो होते हैं वो डॉटेड किए रहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सिल्वर वगैरह हो गया और भी जो मिश्र धातुएं होती हैं, उसका वो कॉम्बिनेशन बना के उसमें क्या करते हैं, वो सर्किट तैयार करते हैं, तो वो करंट जो होता है वो उसके माध्यम से पूरे क्या होता है, फ्लो होता है ना। तो वो किस में आ जाते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, ठीक है ना। ये हो गया न्यूक्लियर हो गया, एटॉमिक हो गया, तो ये मतलब छोटे लेवल का, एडवांस लेवल का आप चले जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, वो सब किस में आ जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स में, क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मॉडर्न के, ठीक। और ढूंढोगे तो और सारे मिल जाए, क्वांटम, जैसे क्वांटम फिजिक्स हो गया, है ना, क्वांटम फिजिक्स जो होता है, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है ना। तो क्वांटम वर्ड यहाँ पे क्या है, क्वांटम ये छोटी चीज़ों के लिए ही होता है, क्वांटम शब्द जो होता है इसका मतलब ये होता है स्मॉल पार्टिकल, पार्टिकल फिजिक्स भी बनी है, हाँ, पार्टिकल फिजिक्स यानी कण भौतिकी, यानी पार्टिकल्स के बारे में, जो पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में। तो समझ गए होंगे कि यानी कि ये बहुत काफ़ी एडवांस, यानी माइक्रो लेवल तक की जो चीज़ें होती हैं उनको शामिल कर रहा है, और अब तो इसकी सीमा छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है, वो कुछ एग्जाम्पल आए हैं ये, बाकी है इसके क्षेत्र में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये किस में आ जाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स।